बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस। जैसे कि आप जानते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस है, जिसकी इक्वेशन हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं छोटी क्लासेस से, और हम फोटोसिंथेसिस के बारे में इतना ही जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर होता है, प्लांट्स उसको सनलाइट की मदद से और क्लोरोफिल की मदद से उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, अपना फूड बनाते हैं और साथ ही ऑक्सीजन भी रिलीज होती है। लेकिन एक्चुअली ये रिएक्शन इतना सिंपल है नहीं। ये रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और इस एक रिएक्शन में कई रिएक्शंस जो हैं वो शामिल हैं। तो इसको हमने अंडरस्टैंडिंग की गरज से दो रिएक्शन में दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो सिर्फ लाइट की मौजूदगी में होते हैं, यानी लाइट के बगैर ये रिएक्शंस नहीं हो सकते, इसीलिए इनको लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस कहा जाता है, यानी ये लाइट के बगैर नहीं होते। और कुछ रिएक्शंस हैं उनको लाइट की ज़रूरत नहीं होती, वो किसी वक्त भी हो सकते हैं और उनको हम डार्क रिएक्शंस कहते हैं। तो अगर आपको याद हो कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है, यानी पौधे के पत्ते जो हैं वो ग्रीन इसलिए होते हैं कि उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, द ग्रीन। और जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं और सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। अगर इनको खोल के काट के देखा जाए तो अंदर से ये किस तरह से नजर आते हैं कि इसके अंदर जो है छोटी छोटी थैलियाँ होती हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ये सैक लाइक स्ट्रक्चर जो हैं ये थाइलाकाइड्स कहलाते हैं और थाइलाकाइड्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर इस तरह से पड़े होते हैं जैसे कि एक सिक्के जो होते हैं या कॉइन्स जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर रख दिए हैं। तो थाइलाकाइड जो है दे आर इन दी फॉर्म ऑफ हीप्स, यानी कि ये एक दूसरे के ऊपर ढेर लगे होते हैं। और इस स्ट्रक्चर को हम, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम ग्रैनम कहते हैं। ग्रैनम कहते हैं यानी ग्रैनम का मतलब है कि बहुत सारे जो थाइलाकाइड्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए हैं। अब ये वो जगह है जहां पे फोटोसिंथेसिस होती है, यानी कि जो थाइलाकाइड्स हैं इनकी मेम्ब्रेन्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का पहला पार्ट, जिसको हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं, वो दरअसल इस इन थाइलाकाइड मेम्ब्रेन्स के अंदर होगा। अब अभी हम देखते कि ये यानी जो पहला पार्ट है जिसको हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस कहते हैं, ये इन थाइलाकाइड्स के अंदर किस तरह से होता है। और इन थाइलाकाइड्स यानी क्या जो ग्रैनम है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको ग्रैनम कहते हैं। तो ये जो ग्रैनम के इर्द गिर्द ये फ्लूइड है, ये फ्लूइड पार्ट जो है ये स्टोमा कहलाता है। और स्टोमा जो है ये वो हिस्सा होता है, यानी ये वो पार्ट होता है क्लोरोप्लास्ट का जहाँ पे डार्क रिएक्शन होता है, यानी वो रिएक्शन जिसमें जिसमें लाइट इन्वॉल्व नहीं होती और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन करके इसको ग्लूकोज बनाया जाता है। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन जो है जो कि इन थाइलाकाइड मेम्ब्रेन्स के अंदर होते हैं, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। देखिए, ये जो थाइलाकाइड मेम्ब्रेन के अंदर आपको क्लोरोफिल नजर आ रहा है, यानी पिगमेंट्स नजर आ रहे हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इनको कहा जाता है। ये अकेला क्लोरोफिल नहीं होता बल्कि इसके साथ बहुत सारे एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं, यानी जो इसकी हेल्प करते हैं, क्योंकि अकेला जो क्लोरोफिल है वो सारी की सारी रोशनी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, बल्कि रोशनी की एक खास वेवलेंथ जो है वो सिर्फ उसी को एब्जॉर्ब करता है। जो बाकी की वेवलेंथ की लाइट्स होती हैं उनको उसके साथ ही, इनको हम एक्सेसरी पिगमेंट्स कहते हैं। एक्सेसरी, तो ये एक्सेसरी पिगमेंट्स जो हैं, एक्सेसरी पिगमेंट जिसमें क्लोरोफिल भी शामिल है, ज़ैंथोफिल भी शामिल है, कैरोटीनॉइड्स शामिल हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, ये एक्सेसरी पिगमेंट। वो लाइट जो कि क्लोरोफिल एब्जॉर्ब नहीं कर सकता वो एक्सेसरी पिगमेंट्स करते हैं। अब ये जो इसके अंदर पिगमेंट्स हैं, यानी जो फोटोसिंथेसिस में हिस्सा लेते हैं, इस थाइलाकाइड मेम्ब्रेन के अंदर जो पिगमेंट्स हैं
ये पिगमेंट्स असल में एक क्लस्टर की फॉर्म में होते हैं, यानी ये क्लस्टर की फॉर्म में, यानी जैसे गुच्छा होता है, इसके अंदर क्लोरोफिल ए भी है और इसके इर्द जो है वो इसके एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं और ये एक क्लस्टर बना होता है। इस क्लस्टर को हम फोटोसिस्टम कहते हैं, फोटोसिस्टम, इसको हम फोटोसिस्टम कहते हैं। और फोटोसिस्टम जो है यूकेरियोट्स में यानी कि प्लांट्स में दो तरह के होते हैं। एक तो होता है कि जिसको हम फोटोसिस्टम 2 कहते हैं, ये फोटोसिस्टम 2 है। और फोटोसिस्टम 2 का मतलब ये है कि इसके अंदर क्लोरोफिल जो है वो P680 है। P680 का मतलब है कि ये फोटोसिस्टम के अंदर जो क्लोरोफिल ए है ये 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। बाकी लाइट जो है वो इसके एक्सेसरी पिगमेंट से एब्जॉर्ब करते हैं। जो क्लोरोफिल इसमें ये जो क्लोरोफिल ए है ये 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। नाउ ये जो फोटोसिस्टम यहाँ पे फोटोसिस्टम 2 पड़ा हुआ है और यहाँ पे फोटोसिस्टम 1 पड़ा हुआ है। जैसे मैंने कहा यूकेरियोट्स में ये दोनों ही मौजूद होते हैं। तो ये फोटोसिस्टम 2 है, PS2 फोटोसिस्टम 2, ठीक है, जिसमें ये वाली जो P680 की जो वेवलेंथ की लाइट है ये क्लोरोफिल यहाँ पे एब्जॉर्ब करता है। और जो ये जो दूसरा पड़ा हुआ है यहाँ पे ये फोटोसिस्टम 1 है। और फोटोसिस्टम 1 में और 2 में फर्क क्या है कि इसके अंदर जो क्लोरोफिल है वो 700 P700 कहलाता है। यानी इसका मतलब ये होता है कि ये 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो ये है ये फोटोसिस्टम 1 और ये है फोटोसिस्टम 2। अब ये जो लाइट है जब पत्ते के ऊपर पड़ती है, फोटोसिस्टम के ऊपर पड़ती है, तो पहले फोटोसिस्टम 2 के ऊपर पड़ेगी। फोटोसिस्टम 2 के ऊपर जब लाइट पड़ती है तो इसके इर्द गिर्द ये जो यानी दरमियान में क्लोरोफिल ए है और इसके इर्द गिर्द ये जो एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं इनको एंटीना कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। एंटीना कॉम्प्लेक्स, एंटीना कॉम्प्लेक्स जो है इसमें जो उसके एक्सेसरी पिगमेंट्स हैं वो शामिल है। अब जब लाइट इसके ऊपर पड़ती है, सबसे पहले तो ये कि ये जो सूरज की रोशनी होती है ये रेज की सूरत में होती है और रेज के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं जिनको हम फोटॉन्स कहते हैं। फोटॉन्स आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि फिर फोटॉन्स जो हैं दे आर एक्चुअली पैकेट्स ऑफ एनर्जी। तो ये जो फोटॉन्स हैं जब इसके ऊपर एनर्जी यानी स्ट्राइक करते हैं इसके ऊपर, तो इनकी जो एनर्जी होती है ये सब ये एंटीना कॉम्प्लेक्स कैप्चर करता है। कैप्चर करके आगे पास कर देता है क्लोरोफिल ए को। क्लोरोफिल ए आगे पास कर देता है इसमें रिएक्शन सेंटर, यहाँ पे दरमियान में क्या है रिएक्शन सेंटर। ये जो रिएक्शन सेंटर है इसका काम क्या है, इस एनर्जी को लेना, लेने के बाद जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है यानी क्लोरोफिल है उसके इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर देता है, यानी कि उसको हाइपर एक्साइट कर देता है। तो क्या होता है कि यहाँ से रिएक्शन सेंटर जो है यानी इसकी जो उसको एनर्जी मिल रही है उस एनर्जी से जो क्लोरोफिल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हाइपर एक्साइट कर देता है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल पड़ते हैं यानी उसकी सतह को छोड़ देते हैं। जब उसकी सतह को छोड़ देते हैं तो इसी रिएक्शन सेंटर के अंदर एक प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यानी कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उस दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ले लेता है और लेने के बाद जो है उसको एक ये जो है ये देखिए ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकले हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने उसको यानी एक्सेप्ट कर लिया। ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से हाइपर होके निकले हैं ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के काबू। अब
ये तो हो गया एक इसका फंक्शन फोटो सिस्टम 2 का कि ये इलेक्ट्रॉन ये जो क्लोरोफिल एक जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको हाइपर एक्साइट करता है और इलेक्ट्रॉन्स उसकी सतह से बाहर निकल आते हैं। दूसरा जो इसका फंक्शन है वो ये है कि जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद जो पानी है इसकी ब्रेक डाउन करने में भी ये जो फोटो सिस्टम 2 है इसका, यानी वाटर के मॉलिक्यूल को ये तोड़ देता है। इस अमल को हम फोटोलाइसिस या फोटोलिसिस कहते हैं। फोटोलिसिस में वाटर के जो मॉलिक्यूल्स वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में, उसकी ब्रेक डाउन होती है। कैसे? यानी कि वाटर का मॉलिक्यूल इसमें से दो जो हाइड्रोजन के आयन है वो भी अलग हो गए, क्योंकि दो हाइड्रोजन जो हैं और एक ऑक्सीजन मिलके वाटर का मॉलिक्यूल बनाता है। तो ये दो हाइड्रोजन के जो आयन हैं वो बने और जो ऑक्सीजन था एक एटम वो भी निकल गया। उसको हम एक एटम भी कह सकते हैं या हाफ मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। यानी ये हाफ मॉलिक्यूल को ज़ाहिर कर रहा है, या हम इसको हाफ मॉलिक्यूल की बजाय हम इसको ऑक्सीजन का एक एटम भी लिख सकते हैं। अगर ऑक्सीजन का, क्योंकि एक वाटर से एक ऑक्सीजन निकलता है, तो ये ऑक्सीजन जो होता है हाईली रिएक्टिव होता है, अनस्टेबल होता है, तो ये फौरन अपने जैसे दूसरे एटम के साथ मिलकर ऑक्सीजन यानी जो ऑक्सीजन का ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन मिलके ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाता है। ठीक है, तो यानी और इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने जो इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए थे, जिनकी वजह से वाटर का मॉलिक्यूल बना था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये देखें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में मिलते हैं, ये फर्ज करें एक वाटर का मॉलिक्यूल है, तो उसने दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए, एक इलेक्ट्रॉन इधर से एक इलेक्ट्रॉन इधर से, दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए। अब ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं ये दोनों के दोनों रिलीज हो जाए, बाहर निकल आए। ठीक है, अब जिस वक्त यहाँ से यानी जो क्लोरोफिल ए से दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे निकले हैं हाइपर एक्साइटेड होके, तो जाहिर है यहाँ पे एक होल पड़ जाता है, खाली जगह रह जाती है। जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले हैं वहाँ के होल पड़ जाते हैं, वहाँ पे जगह खाली। अब उस खाली जगह को पूर करने के लिए ये जो दो इलेक्ट्रॉन जहाँ से पानी से निकले हैं ये जाके उस होल को फिल कर देंगे। ये जो दो होल हैं इस होल को ये फिल कर देंगे, इस होल को फिल कर दिया। आप उसके बाद ये जो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ तक यानी जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास आए हैं, ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है ये इन इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे ट्रांसफर कर देगा। ये एक यानी प्रोटीन्स होती हैं, यानी प्रोटॉन एक्सेप्टर प्रोटीन्स कह लें, सॉरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रोटीन्स, यानी ये वो प्रोटीन्स होती हैं जो कि यानी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती हैं और आगे पास करती हैं। यानी ये इलेक्ट्रॉन्स अगली प्रोटीन जिसको हम प्लास्टोक्विनोन कहते हैं या PQ कहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी और एक्सेप्ट करने के बाद उसको नेक्स्ट पे भेज देगी। नेक्स्ट क्या है? साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। ये भी फेरस कंटेनिंग प्रोटीन्स हैं और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहे हैं, ये देखिए मैंने ऊपर दिखाया है, ये जरा नीचे दिखाया है कि इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी जो है वो लूज करते जा रहे हैं। यानी जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो अपनी एनर्जी रिलीज करते जा रहे हैं। ये एनर्जी जो रिलीज होती है इससे यहाँ पे ATP बनती है, ATP बनता है और ATP के बनने के अमल को हम केमियोस्मोसिस कहते हैं, केमियोस्मोसिस। ठीक है, ये केमियोस्मोसिस का अमल क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ऊपर ट्रैवल करते हैं तो जो एनर्जी लूज करते हैं उनको ATP में कन्वर्ट किया जाता है। अब उसके बाद यानी ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये चलते चलते यहाँ पे पहुँच गए। अब यहाँ पे भी वही अमल हो रहा है जो यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे भी सूरज की रोशनी पड़ रही है इसी के ऊपर इसी तरह से, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हाइपर एक्साइट होके प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास जाएंगे। अब यहाँ पे भी दो होल बने हुए हैं क्योंकि यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन जो हैं
वो रिलीज हो गए, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास गए। तो ये होल जो बने हुए हैं, यानी ये फिल कौन करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो इसको फिल करेगा। ठीक है, अब यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं हाइपर होके, ये इलेक्ट्रॉन जो है ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास पहले आए। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है उसको नेक्स्ट जो प्रोटीन है, या इसको आप कह लें कि जो दूसरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उसके ऊपर ट्रांसफर कर। अब ये जो दूसरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है इसमें प्रोटीन जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी उसका नाम है फेरोडॉक्सिन। ये फेरस कंटेनिंग प्रोटीन होती है और ये यानी इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके इसको भेजती है NADP+। NADP+ जो है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फास्फेट, यहाँ ये जो है ये एक ऐसा एजेंट है कि ये हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है, और जब हाइड्रोजन को जाहिर एक्सेप्ट करना है हाइड्रोजन आयन को, तो हाइड्रोजन आयन होता क्या है, प्रोटॉन। तो यानी उसको ये इलेक्ट्रॉन जो है ये एक्सेप्ट करता है और साथ ही अपने क्या मिलाता है, हाइड्रोजन। यानी हाइड्रोजन के देखें NADP+ में हाइड्रोजन ऐड होगी और साथ ही जो इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन है वो इसमें यानी यूज होंगे, और NADP+ जो है वो NADPH। ये NADPH जो है ये एक एनर्जी करेंसी है, यानी कह लें कि इसमें बहुत सारी एनर्जी स्टोर होती है, यानी जिस चीज़ के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसमें एनर्जी होगी। ये इलेक्ट्रॉन्स जो हमने इसको दिए हैं NADP को और ये NADPH बना है, इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर जाके एक एनर्जी की शक्ल इख्तियार कर लेंगे, यानी एनर्जी इसमें स्टोर हो जाए। अब ये भी एक यहाँ पे एनर्जी स्टोर हो, दूसरा कंपाउंड यहाँ पे क्या बना है, ATP। यानी यहाँ पे ATP बना है केमियोस्मोसिस से और यहाँ पे NADPH बना। तो ये 2 कंपाउंड हैं ये एनर्जी रिच कंपाउंड है और ये इस लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट है, यानी लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में क्या चीजें बनी है, एक ATP और एक NAD। अब ये दोनों चीजें जो हैं ये अगले रिएक्शन में, जिसको डार्क रिएक्शन कहते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है और ग्लूकोज बनाया जाता है, ये जो ग्लूकोज बनाने का अमल है इसके लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी कहाँ से आई, ये NADPH और ATP, ये लाइट रिएक्शन में ये एनर्जी पहले से तैयार करके रखी जाती है और डार्क रिएक्शन में इसको यूज करके इससे ग्लूकोज बनाया जाता है। तो होपफुली आपने देखा कि इसकी जो एक स्कीम इस तरह से बनती है कि इंग्लिश का जो लेटर है Z, इसीलिए इसको Z स्कीम भी कहा जाता है, Z डायग्राम भी कहा जाता है या Z स्कीम डायग्राम भी इसको कहा जाता है। तो ये था डार्क रिएक्शन, और डार्क रिएक्शन का वो पार्ट जिसको हम नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन भी कहते हैं। नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन का मतलब ये है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलते हैं, चलने के बाद वो इस तरह से ट्रैवल करते हुए यहाँ पे आके यूज हो जाते हैं, वापस नहीं जाते। यानी अगर साइक्लिक एक्टिविटी वो होती है जिसमें कोई साइकिल बने, कोई चीज़ जाके फिर वापस आए, जाके फिर वापस। अब यहाँ पे ऐसा कुछ मामला नहीं है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले हैं, उसके बाद प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के हाथ आ गए और वहाँ से ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, फिर फोटो सिस्टम 1, और उसके बाद यानी ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नंबर 2 कह लें उसमें, और उसके बाद ये यहीं पे यूज हो गया और इससे हमने NADPH बना। तो इसलिए इसको नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन का मतलब होता है ATP के बनाना, ATP। तो यहाँ पे ATP बन रही है लेकिन नॉन साइक्लिक है, यानी इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ से ट्रैवल करते हैं वो ट्रैवल करने के बाद वापस नहीं आते, बल्कि वो NADPH बनाने के लिए यूज हो जाते हैं, इसलिए इसको नॉन साइक्लिक फास्फोरिलेशन भी कहा जाता है। तो होपफुली आपको इसका कंसेप्ट समझ आ गया होगा।
तो गाइस, जैसे मैं हर दफ़ा कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस पर कमेंट भी करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।